7 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन शिविर को वर्चुअली किया संबोधित। कहा, जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ेगा। इस समय प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैले डेंगू बुखार पर सरकारी प्रयासों से किया गया है प्रभावी नियंत्रण। अस्पतालों में विशेष डेंगू वार्ड बनाकर मरीजों का हो रहा है इलाज। रामलला के दर्शन व आरती की अवधि बढ़ी। जागरण व भोग आरती के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखकर दर्शन के समय में बढ़ोतरी करने का लिया गया है निर्णय। और आस्था का महापर्व छठ की आज से नहाए खाए के साथ हुई शुरुआत। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोमती के घाटों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को समय से तैयारी पूरी करने का दिया निर्देश। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया। पीएम मोदी का संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि देश में उत्सव के माहौल के बीच शांति और सौहार्द जरूरी है। उन्होंने कहा कि अलग अलग चुनौतियों के बीच इन त्योहारों में देश की एकता का सशक्त होना नागरिकों की तैयारियों का प्रतिबिंब है। पीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन यह राष्ट्र की एकता और अखंडता से भी जुड़ी हुई है। हमें एक बात और समझनी होगी, अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सूरजकुंड में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर सहकारी संघवाद का बेहतर उदाहरण है। यहां राज्य एक दूसरे से सीखते हुए एक दूसरे से प्रेरणा ले सकते हैं, जिससे देश की बेहतरी के लिए मिलकर काम किया जा सके। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करे। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। और लोक आस्था का महापर्व छठ की आज से नहाए खाए के साथ शुरुआत हो गई है। नहाए खाए के दिन सुबह जल्दी उठकर नए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर शाकाहारी भोजन किया जाता है और इसके साथ ही नहाए खाए के दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं। घर में चने की दाल, लौकी की सब्जी और भात प्रसाद के रूप में बनता है। इस भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह की व्रत में होता है। वहीं 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के लिए पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य देते हुए इसका समापन किया जाता है। यह व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें व्रती महिलाएं 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं। सूर्यदेव की उपासना और छठ मैया की पूजा करके संतान की प्राप्ति और लंबी आयु की कामना भी की जाती है। और 4 दिवसीय महापर्व छठ आज से प्रारंभ हो गया है। मुख्य पर्व रविवार और सोमवार को होगा। लखनऊ में गोमती तट पर इस पर्व की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज गोमती तट पहुंचकर विभिन्न घाटों पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सफाई, बिजली, यातायात और आकस्मिक व्यवस्थाओं को गहन से उसका निरीक्षण किया। इस
अवसर पर उन्होंने तट पर तैयारी कर रहे कुछ व्रतियों से भी उन्होंने बात की। उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियों को समय से पहले पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। आज छठ माई के महापर्व का प्रारंभ नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गोमती के तट पर आकर के अपनी सुशोभिता को बना करके जा रहे हैं। इससे पहले अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के आदरणीय प्रभुनाथ राय जी ने, उनकी पूरी टीम ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ नगर निगम ने, जिला प्रशासन लखनऊ ने, सब लोगों ने मिलजुल करके लखनऊ की घाटों की पूरी सफाई की है। गोमती तट पर जो गंदगी थी उसको हटाया है और जो मेंटेनेंस करना था, जो सीढ़ियां कहीं कहीं टूटी थी उनको मेंटेन किया है। इसके साथ ही साथ जो इसका मैदान था ये पहले कच्चा होता था, तो इस पर इंटरलॉकिंग लगा करके उसको सुव्यवस्थित किया गया है। यह छठ पूजा महापर्व है और आज से ये पर्व शुरू हो चुका है। आज खाए नहाए है, कल खरना है और परसों मुख्य पूजा है। जैसे भगवान सूर्य अस्ताचल की तरफ चलेंगे, उनको अर्घ देके और सारे महिलाएं यहाँ घाट पर आएंगी। उसके बाद घर को जाती हैं और सारे जो पूजन सामग्री है वो डाला में लेके यहाँ से घर जाएंगी। फिर घर में कोसी भरा जाता है और रात भर उपवास करती हैं, भजन पूजन चलेगा। फिर 31 तारीख को जैसे सूर्य भगवान उदयमान होंगे उनको अर्घ देके इस कार्यक्रम का समापन होगा। छठ पूजा का आगाज हो चुका है। आज नहाए खाए से लेकर के कल खरना का व्रत है। इसके बाद फिर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा और हमारी सभी व्रती महिलाएं जो हैं आज से तैयारियों में लग गई हैं। और किस प्रकार से तैयारियां करती हैं, यह पूरी तरह से त्यौहार जो है पारिवारिक त्यौहार है। इसमें परिवार के सभी सदस्य जो भी बाहर रहते हैं चले आते हैं घर पर और ये यूपी बिहार का ही पर्व नहीं रह गया है, ये पूरी तरह से ग्लोबल हो चुका है। अमेरिका में, लंदन में, जहाँ भी हमारे यूपी बिहार के लोग, इंडियन लोग रहते हैं, सब लोग कर रहे हैं इस त्यौहार को। और अब बात आजमगढ़ की कर लेते हैं। आजमगढ़ में सूर्य उपासना का महापर्व नहाय खाए की आज से शुरुआत हो गई है। शनिवार को खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है। जिले के सभी घाटों पर इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। कल शनिवार को खरना व्रत, रात में गुड़ की बनी खीर खाकर फिर 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखा जाता है। रविवार को षष्ठी व्रत रहते हुए शाम को अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस व्रत को करने से घर व परिवार में सुख, शांति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि आजमगढ़ जनपद में नदी, पोखरे, तालाब और सरोवर सहित 650 स्थानों पर यह धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहे हैं। पूरे जनपद में लगभग 650 जगह ऐसी हैं जिसमें पोखरे, तालाब, नहर, नदियाँ, घाट, जहाँ पे छठ के आयोजन पे कुछ ना कुछ भीड़भाड़ रहती है। इसमें ग्रामीण देहात के भी एरिया है, प्लस जो शहर का एरिया है उसमें काफ़ी घाट हैं जहाँ भीड़भाड़ रहती है। इन सभी का स्थलीय निरीक्षण पुलिस के अधिकारियों द्वारा अलग अलग स्तर के सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सीओज, एडिशनल एसपी के द्वारा किया गया है। जहाँ भीड़भाड़ ज़्यादा रहेगी वहाँ ज्वाइंट इंस्पेक्शन पुलिस और प्रशासन के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन एक चलाया जा रहा है कि सेल्फी लेने के चक्कर में कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपको खतरा पैदा हो सकता हो, क्योंकि पूर्व में कई बार इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं कि पोखरे में या नदी के किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में दुर्घटना हो गई है। हर एक पॉइंट ऐसा जहाँ पे भीड़भाड़ होगी वहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। जहाँ महिलाओं का आवागमन ज़्यादा है, सादे कपड़ों में भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। उसके जो रूट पड़ते हैं ऐसी जगहों के, वहाँ 112 का डिप्लॉयमेंट किया गया है। भीड़भाड़ के स्थलों पर ड्रोन से भी हम लोग निगरानी करेंगे और इसके साथ सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा ताकि कोई जहाँ महिलाएं ज़्यादा संख्या में जाती हैं वहाँ पे कोई व्यक्ति प्रभावित करने की ना। और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के दर्शन और आरती की अवधि बढ़ा दी है। अब विराजमान रामलला स्थल पर होने वाली तीनों आरती में श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे।
सुबह 6:30 बजे रामलला की जागरण आरती होगी, जिसमें 30 भक्त शामिल हो सकेंगे। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कैंप कार्यालय पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं दूसरी तरफ रामलला के दर्शन अवधि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक श्रद्धालु रामलला का दर्शन पूजन कर सकेंगे और दोपहर 12 बजे से भोग आरती में भी 30 श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। इसके बाद 2 बजे पुनः दूसरी पाली में रामलला का कपाट खुलेगा और शाम 7 बजे तक श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर सकेंगे। शाम 7:30 बजे पुनः भोग आरती होगी। भोग आरती में 60 राम भक्त शामिल हो सकेंगे, लेकिन इसके लिए भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कैंप कार्यालय से प्रवेश पत्र लेना होगा। ऐसा है कि यात्रियों का इधर आगमन बहुत ज़्यादा हो गया, भीड़ बहुत बढ़ रही है और काफ़ी लोग भगवान का दर्शन से वंचित हो रहे थे। तो लोगों की मांग थी कि समय बढ़ाई जाए, तो उसको ध्यान में रख करके ट्रस्ट ने तय किया कि 29 तारीख से जो 11 बजे तक का समय था, सुबह का 7 से 11, उसको 11:30 कर दिया गया है और शाम का समय जो 2 से 6 तक था उसको 7 बजे कर दिया गया है। आरती जो है 6:30 वाली 7:30 पे होगी और सुबह भी आरती है और दोपहर में भगवान की भोग की आरती है। आरती के लिए पास बनेंगे जो कार्यालय से उपलब्ध होंगे। 30 पास जो है आम आदमी के लिए है, शेष पास जो है वो ट्रस्टियों के अधीन है, उनकी संस्तुति के आधार पर बनेंगे। और वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 4 शोधार्थियों को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के लिए चयनित किया गया है। इस योजना में सुलग्ना बासु को बायोइन्फॉर्मेटिक्स, प्रांशु कुमार गुप्ता को रसायन शास्त्र, पुनीत दुबे को भौतिकी विज्ञान तथा अर्पण मुखर्जी को पर्यावरणीय एवं धारणी विषयों के तहत चयन हुआ है। इस योजना का उद्देश्य श्रेष्ठ प्रतिभाओं को अनुसंधान की ओर आकर्षित कर उच्च गुणवत्ता शोध को प्रोत्साहित करना है। योजना की घोषणा 2018-19 के वार्षिक बजट में की गई थी। योजना के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों को आकर्षक अध्येता वृत्ति राशि तथा अनुसंधान अनुदान मिलता है। पहले 2 वर्षों में शोधार्थियों को 70,000 रुपये प्रतिमाह, तीसरे वर्ष में 75,000 रुपये प्रतिमाह तथा चौथे व 5वें वर्ष में 80,000 रुपये प्रतिमाह की राशि प्राप्त होती है। फेलोशिप के दौरान एक शोधार्थी 5 वर्ष तक 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष के अनुसंधान अनुदान को भी प्राप्त कर सकता है। ये अध्येता वृत्ति जो फेलोशिप हम लोगों को दी गई है, ये हम लोग के लिए बहुत उपयोगी है। बहुत हमारे सारे रिसर्च से जुड़े हुए खर्चे इससे पूरे हो सकते हैं। ये हमें इंडिपेंडेंट बना देती है। जैसे कि मेरा काम जो है वो एसिमेट्रिक कैटालिसिस पर बेस्ड है, जिसमें हम लोगों को कायरल मॉलिक्यूल्स पर काम करना होता है ताकि हम उसे इंडस्ट्रियलाइज कर सकें और किसी प्रकार के एक्टिव मॉलिक्यूल्स या फार्मास्यूटिकली रेलेवेंट मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर सकें, कितना चीप कर सकते हैं उस प्रोसेस को। इसके लिए जो भी ज़रूरतें हमें अपने रिसर्च में पड़ती हैं वो काफ़ी कॉमर्शियली एक्सपेंसिव हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए हम इस फेलोशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ इस तरह का वर्क कई सारी फॉरेन कंट्रीज़ में परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि हम देखते थे हमें कभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लगानी है या कहीं हमें बाहर जाके रिप्रेजेंट करना है तो फंडिंग का काफ़ी इशू होता था, तो हम उस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते थे। बट प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में एक ऐसा है कि आपको एक अच्छी फंडिंग मिलती है ताकि आप अपना जो भी कार्य है, आप मेरे जैसा वर्क है एक्सपेरिमेंटल है जो मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में यूरोपियन एंड यूएसए में होता है, तो उसके लिए मैं आगे अभी सोच सकता हूँ फर्दर। पहले मैं ये चीज़ नहीं सोच सकता था जो BHU की नॉन नेट फेलोशिप। हमारे देश में टेक्नोलॉजी आने में बाहर के देशों से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो इस PMRF के तहत हमको मौका मिलेगा कि हम उनके समान टेक्नोलॉजी जल्दी यूज़ कर पाए ताकि हमारा जो रिसर्च में काम है वो उनके समान स्तर पे हो और एक महिला होने के क्षेत्र साइंस के क्षेत्र में हम और तरक्की कर पाएँ, इसी की उम्मीद है। कि ये स्कीम जो है 2018-19 में स्टार्ट किए गए हैं गवर्नमेंट से टू एनकरेज यंग पीपल एंड यंग माइंड टू थिंक एंड उनको जैसे कि ब्रेन ड्रेनेज ना हो, दे कैन स्टे बैक इन इंडिया एंड डू क्वालिटी रिसर्च विच विल ऑफ कोर्स अफेक्ट द इकोनॉमी। तो खबरों में अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो
आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कासगंज जनपद में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत जिले के प्रत्येक गांव में बहुत ही तेजी से कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत जनपद के प्रत्येक गांव के हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 391 पानी की टंकियां बनाई जानी है, जिनमें से 152 परियोजनाओं का कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा विभिन्न गांवों में अब तक 850 किलोमीटर पाइपलाइन को बिछा दिया गया है। 25,000 कनेक्शन भी दिए जा चुके हैं। ग्राम आलमपुर का रहने वाला हूं और हमारे यहाँ जो पानी की टंकी का काम हो रहा है वो बढ़िया तरीक़ा से हो रहा है और गांव-गांव टंकी लगाई जा रही है और मैं सरकार को बधाई देता हूं। अच्छी तरीक़ा से हमारी जो सरकार है वो बढ़िया काम अच्छी तरीक़ा से कर रही है, उसको मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, जल जीवन मिशन एक शासन की शीर्ष प्राथमिकता में आने वाली योजना है और इसको बहुत ही गंभीरता से ज़िले में भी लाया गया है। ज़िले में 391 परियोजनाओं पे कार्य चल रहा है, साथ में 9 रीऑर्गेनाइजेशन की परियोजनाएं हैं जिन पे काम किया जा रहा है। इसमें जो एजेंसी हैं उनको नामित किया गया है और एजेंसियों के द्वारा इसमें काम शुरू कर लिया गया है। जनपद में हम लोगों के 391 परियोजनाओं में से 223 का डीपीआर स्वीकृत हो चुका है और वर्तमान में 150 पे काम गतिमान है। ये विभिन्न स्टेजेस पे अभी कार्य चल रहा है। कहीं पर पंपिंग का कार्य चल रहा है, कहीं पर बाउंड्री वॉल का कार्य चल रहा है, कहीं पर टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है, आदि सभी डिफरेंट स्टेजेस में कार्य चल रहे हैं। साथ ही करीब 22 से 23 परियोजनाओं में वाटर सप्लाई का भी स्टार्ट कराया गया है, जो उस फेज में काम। और कानपुर देहात अकबरपुर सीएचसी में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि सीएसआर फंड से हेल्थ एटीएम लगाया गया है, इससे मरीजों को काफी फायदा मिलेगा। 5 मिनट में जांच होने के साथ रिपोर्ट भी आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम लगवा रही है। हेल्थ एटीएम लगने से 5 मिनट में 50 से अधिक जांचें आसानी से हो सकेंगी। यह सुविधा निःशुल्क मिलेगी। जांच रिपोर्ट टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टर को ऑनलाइन भेजकर उचित परामर्श भी लिया जा सकेगा। आज ये कानपुर देहात में पहला हेल्थ एटीएम लगा हुआ है और हम समझते ये बहुत कारगर है। वो गरीब लोग जो पैथोलॉजी में जाते हैं और बहुत सारे पैसे उनके वेस्ट हो जाते हैं, तो छोटी मोटी सारी चेकिंग तो इसमें हो रही है। आपका वेट है, ब्लड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सारी चीज़ों की इसमें सुविधा मिल रही है और हम समझते हैं ये काफ़ी कारगर है। अकबरपुर वालों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और ये हमेशा बराबर चलता रहेगा। सभी को इसको लाभ देना, ये वास्तव में बहुत लाभप्रद है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अपेक्षा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर है और इसमें जो सामुदायिक सहभागिता है, तो सीएसआर के माध्यम से एफपीएल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है। उनमें से एक इंडस्ट्री अभी बढ़ के आई है आगे और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगी बाकी और इंडस्ट्रियलिस्ट से भी कि हमारे जनपद में विभिन्न सीएचसी में इसी प्रकार से हेल्थ एटीएम लगवाएं, जिससे जो आम जनता है उसका भला हो सके। अभी आपको माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट हैं, उससे स्पेशली जो हीमोग्लोबिन का टेस्ट है, मुझे लगता है कि हमारे गाँव में अनीमिया की बहुत अधिकता है। महिलाओं को इसके बारे में सजग होना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, तो इसके लिए हेल्थ एटीएम बहुत कारगर होगा। वहाँ पैसा पड़ता था, यहाँ पैसा भी नहीं पड़ता और ये मशीन अच्छी है। रिपोर्ट 10-15 मिनट में रिपोर्ट मिल जाती है, टाइम भी वेस्ट नहीं। अब और अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वाराणसी में डेंगू का प्रकोप काफी तेजी से फैल रहा है। मंडलीय चिकित्सालय के चिकित्सा अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम मौर्य ने बताया कि
मंडलीय चिकित्सालय में लगभग 20 से 30 मरीज प्रतिदिन आते हैं। उन सभी का ब्लड सैंपल चेक करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें से कुछ तो वायरल फीवर के पेशेंट होते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अधीक्षक डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि लगभग 9,500 लोगों के ब्लड सैंपल चेक कराने पर 216 ही डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी मरीज वायरल फीवर और सीजनल बुखार के पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सारी सुविधाएं अस्पताल में मौजूद हैं। किसी भी मरीज को परेशानी न हो, इसके लिए विशेष डेंगू वार्ड बनाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हमारे पास 2 लैब है, बीएचयू में और पंडित दीनदयाल में। हम सैंपल टेस्ट किए एलाइजा के लिए, उसमें से लगभग 9,500 सैंपल में से 216 ही एलाइजा पॉजिटिव आए, जिन्हें हम डेंगू कहेंगे और उन्हीं को नोटिफाई करें। ये एक नोटिफाइबल डिजीज़ है। रही बात, जैसे कि आप देखें विभिन्न चिकित्सालय अस्पतालों में भीड़ है, तो वो एक वायरल फीवर की संख्या इसमें ज़्यादा है। मेरा बार बार अनुरोध सभी लोगों से था कि NS1 पॉजिटिव को डेंगू लेबल ना करें। जब तक कि एलाइजा नहीं पॉजिटिव हो रहा है तब तक उसे डेंगू लेबल ना करें, और अगर पॉजिटिव है तो सीम ऑफिस को सूचित करें। रही बात वायरल फीवर की, तो सीज़न है वायरल फीवर का, हर साल ऐसा होता है, हमेशा इसमें स्पॉट होता है। मेरा स्पष्ट निर्देश है और स्पष्ट सभी से राय है कि वायरल फीवर को वायरल फीवर जैसा समझें और बॉडी की हाइड्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करें। पहले मिनट में, पहले घंटे में, पहले आवर्स में। तो ओरल हाइड्रेशन अगर अच्छा मेंटेन करेंगे और सिर्फ बुखार के लिए पैरासीटामोल चिकित्सक की सलाह से लेंगे तो जल्द से जल्द ठीक। और 9 जनपद में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य मेले का उद्देश्य उन गरीब और कमजोर तबके के लोगों के स्वास्थ्य की जांच करना जो पैसे की कमी के चलते अपना इलाज नहीं करवा पाते। स्वास्थ्य मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना चेकअप करवाया। स्वास्थ्य मेले में डॉक्टरों ने लोगों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और बुखार से बचाव और लक्षणों की जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी की यशस्वी योजना आयुष्मान योजना को संचालित किया जा रहा है पूरे देश में। उसी तरीके डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ उन्नाव, रोटरी क्लब उन्नाव सिटी ने इतना बृहद कैंप लगाया, जिसमें कानपुर, लखनऊ के बड़े बड़े संस्थान यहाँ पर आए हैं। इसमें उन्नाव की जनता को, उन्नाव के अलग अलग भागों से आए हुए उन मरीजों को निःशुल्क परामर्श मिल रही है, निःशुल्क पंजीकरण हो रहा है। उन्नाव क्लब में एक निःशुल्क स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें रोटरी क्लब उन्नाव सिटी और यहाँ पे अपने क्षेत्र के सभासद श्री भानु मिश्रा, इनके सहयोग से और अन्य अस्पताल जो हमारे लखनऊ, कानपुर के हॉस्पिटल्स हैं, कई डॉक्टर का समूह मिलकर इसमें यहाँ पे कैंप लगाया है, जिसमें गरीब, असहाय, कमज़ोर, जो कि जिनकी उपलब्धता कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े डॉक्टरों तक नहीं हो पाती है, वहाँ तक की इनकी पहुँच को सुलभ बनाया गया। और अब बात बरेली की कर लेते हैं। शिक्षक छात्रों के भविष्य का निर्माता होता है, वही एक छात्र के सफल जीवन की नींव रखता है। ऐसे एक शिक्षक हैं जो अपने निजी प्रयासों के बल पर छात्रों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। बरेली जिले के FR इस्लामिया कॉलेज के शिक्षक फरहान अहमद लर्निंग अक्षमता से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस कॉलेज में लगभग 20 ऐसे बच्चे हैं जो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। ये बच्चे वैसे दिखने में तो नॉर्मल होते हैं, पर या तो यह लिखते लिखते भूल जाते हैं या लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए फरहान अलग अलग मॉडल के जरिए इन्हें समझाते हैं। फरहान पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं ताकि वह इन बच्चों के लिए कुछ कर पाएं। फरहान जिस इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं वह सरकारी कॉलेज, जहां उन्हें बहुत अधिक साधन तो मुहैया नहीं है, पर वह अपने सीमित साधनों में ही इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे एडमिशन्स लेने के लिए आते हैं तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे इस तरह के होते हैं जो सामान्य से थोड़ा हटकर होते हैं, जिनको थोड़ा सीखने में परेशानी होती है, लिखने में परेशानी होती है, तो उन बच्चों को अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनके लिए रेमेडियल क्लासेस का हमने यहाँ प्रबंध कर रखा है, तो वो बच्चे वहाँ आते हैं और उनको सिखाया जाता है। ये सारे जो है डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, कुछ तो बोल नहीं पाते हैं, कुछ सुन नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये फरहान साहब जो है स्पेशल क्लासेस चलाते हैं।
ऐसे हमारे यहाँ कम से कम 20 बच्चे हैं और पिछले कई सालों से उनकी पढ़ाई इस तरह की चल रही है। हमारे कानों में मशीन रखी हुई है, वह प्रॉब्लम वो सुनाई नहीं पाते, बहुत कम होते। तो मैं पढ़ा सर के पास गया, सर मुझे प्रॉब्लम हो गया, सर आपको पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ाया, दिखाते और ऐसे करो इंग्लिश तरह समझ में आती। पहले थोड़ा चीनी थी पर अच्छी हो गई, फिर सर को सिखाया ऐसा करो काम करो, फिर वहाँ सर ने बहुत अच्छी पढ़ाया और समझ में आया। आयशा मेरी बी का थोड़े लिखने में भी दिक्कत होती है, मुझे जो प्रॉब्लम होती है समझ में नहीं आता, मैं फरहान सर के पास आ जाता हूँ उनके कैबिन में, वो मुझे अच्छी तरीके से समझाते हैं। और शामली जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिला कृषि विभाग प्रशासन गंभीर दिख रहा है। कुछ किसान फसल अवशेष, पराली या गन्ने की पत्तियां आदि जला देते हैं। ऐसे किसानों की सैटेलाइट द्वारा गठित टीमें निगरानी कर रही हैं। प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से किसानों को निरंतर जागरूक किया जा रहा है। पराली प्रबंधन के लिए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने नई पहल करते हुए किसानों से अपील की है कि वे पराली को गौ आश्रय स्थलों में दान करने का काम करें। जिले में पिछले साल 2021 में जहां किसानों ने 300 मीट्रिक टन पराली गौशालाओं में दान किया था, वहीं इस बार भी जिलाधिकारी की 600 मीट्रिक टन दान देने की अपील पर किसान इस बार भी दान कर रहे हैं। शामली जनपद में कहीं पे भी पराली ना जले, इसके लिए विशेष प्रयास जनपद की टीम द्वारा किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ तहसील पर और ब्लॉक स्तर पर टीमें लगाई गई हैं। कहीं पर भी अगर पराली जलने की सूचना मिलती है तो तुरंत टीम पहुँचती है, वहाँ पर जांच करती है और यदि घटना सच पाई जाती है तो वहाँ पर जो है फाइन की कार्रवाई करती है। जो शासनादेश है उसके अनुसार फाइन लगाने का प्राविधान दिया गया है और अब तक हम लोगों ने 4 घटनाओं में फाइन भी लगाया है। इसके अलावा हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। सारे हमारे गांव में वॉल पेंटिंग हो रही है, होर्डिंग्स लगाए गए हैं, किसानों को SMS भेजा जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सर्कुलेशन किया जा रहा है, मीडिया से भी कवरेज कराया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो गांव के प्रधान हैं उनको एक पत्र भी मेरे द्वारा लिखा गया है जहां विशेष अनुरोध किया गया है कि पराली को ना जलाएं और इस पराली का। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन शिविर को वर्चुअली किया संबोधित। कहा, जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ेगा। इस समय प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैले डेंगू बुखार पर सरकारी प्रयासों से किया गया है प्रभावी नियंत्रण। अस्पतालों में विशेष डेंगू वार्ड बनाकर मरीजों का हो रहा है इलाज। रामलला के दर्शन व आरती की अवधि बढ़ी। जागरण व भोग आरती के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखकर दर्शन के समय में बढ़ोतरी करने का लिया गया है निर्णय। आस्था का महापर्व छठ की आज से नहाए खाए के साथ हुई शुरुआत। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोमती के घाटों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को समय से तैयारी पूरी करने के दिए निर्देश। तो खबरों में अभी बस इतना ही। नमस्कार।